नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है, उसका क्लास 7 का चैप्टर 5 है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हमारे चैनल एनसीईआरटी से जुड़े रहने पर सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। वह DSSB KVS के एसएसटी सब्जेक्ट के पोर्शन में 90 से 95% तक कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, शेयर करिएगा ताकि और लोग जुड़ सके और लाभ पा सके। चूंकि मेरा 3 बार सीटेट क्लियर हुआ है, इसलिए मुझे सीटेट का काफी अच्छे से पकड़ है। ओके, अभी हमारी जो है सब्जेक्ट का चल रहा है, फिर उसके बाद CDP चलाएंगे आगे और लैंग्वेज में हिंदी का चलाएंगे क्योंकि हिंदी में अच्छी पकड़ है मेरी, और इंग्लिश के लिए थोड़ा सा हिंट दे देंगे और बाकी आप देख लेंगे क्योंकि वो भी वैसे ही है हिंदी की तरह। सो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। अभी पेपर 2 का चला रहे हैं, बाद में पेपर फर्स्ट का चलाएंगे क्योंकि एक बार पेपर फर्स्ट क्लियर हुआ है 2022 में। फिर इसके बाद ये कोर्ट के द्वारा जब फैसला आ गया कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है 1 to 5th के लिए, तो फिर वो हम नहीं दे पाए। इसलिए मेरा जो पेपर 2 है वो हुआ है 3 टाइम्स और पेपर 1 टाइम्स हुआ है, लेकिन 1 टाइम्स की अच्छी नॉलेज है और मेरे पास नोट्स भी है। ओके, नोट्स आप ले भी सकते हैं और या हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप बनाते रहिएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप जुड़े रहेंगे तो भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और आप चाहे तो जो व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप संपर्क करके एसएसटी का पोर्शन 499 में ले सकते हैं, 499 में PDF ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद अपना बनाइए, वो ज्यादा बेटर है। ओके, नाउ अब जो है शुरू करते हैं। आज का लेसन है लेसन नंबर 5, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में, जनजातीय समाज क्या है, जनजातीय लोग कौन थे, खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे, बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां क्या हैं, जैसे नई जातियां जैसे गोंड, अहोम, ये जनजातियां हैं, ये क्या है, बंजारा क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो मैंने थंबनेल में लिख दिया था वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहाँ से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, सीटेट ही नहीं अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मुताबिक। ओके, तो इसमें जैसा कि बताया गया है चैप्टर 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, किस प्रकार राज्यों का उत्थान हुआ था जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा, फिर कैसे पतन हुआ वो 3, 4 में पढ़ लिया। ओके, फिर इसके बाद में इस उठापटक के बीच की कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में देखो सारी चीजें पढ़ रहे हैं, फिर जो मेन पॉइंट है वो अंडरलाइन करेंगे, ये नहीं करना अंडरलाइन। उसकी वजह यह है, एक सेकंड, इसकी वजह यह है अंडरलाइन करने की ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपना नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने का तरीका क्या है ये भी हम बता रहे हैं। ओके, नोट्स बनाने का तरीका यह है कि पहले पढ़ते हैं और ये नहीं एक बार पढ़ ले पूरा फिर उसके बाद बनाएं, पढ़ते जाएंगे, जो मेन पॉइंट है जहां पे मेन बात कही गई है वहां पे अंडरलाइन कर लेते हैं या हाइलाइटर लगा लेते हैं। ओके, अब आगे है एक लंबे, एक सेकंड इसको ऊपर कर रहे हैं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा हमेशा होता है। ऐसा
कैसे और क्यों हुआ यह समझना महत्वपूर्ण है। अलग अलग लोगों का विकास हो, देखो लोकतंत्र जब आया, देश आजाद हुआ, उसके बाद में हर किसी का विकास नहीं हुआ, आज भी हर कोई डेवलप नहीं हुआ है, सबका अलग अलग तरीके से अलग हिसाब से हुआ, कुछ लोग का तो हुआ ही नहीं है पूरी तरीके से। ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे है, इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। जैसा कि क्लास 6 के एक चैप्टर में बताया जा चुका है, वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जन, शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं है तो जन है, यानी सामान्य जन की बात हो रही है। ओके, इतने में विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा, इसने किसने सुझाया था, ये सब किसने बनाया था? ब्राह्मणों द्वारा। वैसे लगभग सभी को मालूम है, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। दिल्ली के सुल्तान जो थे और मुगल काल में ये जो श्रेणीबद्ध था, इसको श्रेणी भी बोल सकते हैं, वर्ण व्यवस्था को श्रेणी में विभाजित समाज बोल सकते हैं। मैंने वो प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिएगा। क्लास 6 में बताया था, एक चैप्टर था जिसमें बताया गया था ये जो वर्ण व्यवस्था है ये रखी गई थी क्वालिटी के हिसाब से, गुणवत्ता, विशेषता शब्द यूज करना ज्यादा सही है, विशेषता के हिसाब से, कि अगर कोई कर्मकांड, पूजा पाठ ये सब करता है तो ब्राह्मण है, उसका जान लिया जाता था। क्षत्रिय है, राजा का काम और लोगों की रक्षा करना, वो क्षत्रिय है। व्यापारी में क्या आता है, अभी हम लोग जानते हैं कि कोई प्रोडक्ट बनाए बेचे, कपड़ा वाला या ये सब व्यापारी में किसान भी आते थे, पशुपालक भी आते थे और जो और चीजें बेचते थे वो सब आते थे। और जन जो इन तीनों के यहाँ नौकरी करते थे, ये तीनों के ऐसे लोग बोल देते हैं तीनों की सेवा करने वाली, तो ऐसे भी बोल सकते हैं तीनों की सेवा करने वाले। एक तीनों व्यक्ति नहीं, तीनों व्यक्ति के यहाँ सेवा देने वाले व्यक्ति जो है वो जन में आते थे, जिनको आज शूद्र बोल दिया जाता है, लेकिन वहां पे शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ओके, तो कंसेप्ट को सही से समझे और जो एनसीईआरटी वैसे लिखा है वो लिखना वैसे ही है, बोलना वैसे है, समझना भी वैसे ही है। ओके, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अच्छा, जनजातीय समाज फिर उसके आगे लिखा है बड़े शहरों से परे, यानी इनका बड़े शहरों से अलग थे, इनका कोई लेना देना नहीं था। आगे बढ़ेंगे। अलबत्ता दूसरी तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। इन 4 जो कैटेगरी हैं उनके अलावा भी कुछ और भी लोग थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। इसमें बताया गया है कि उपमहाद्वीप में आज जो है 6 कंट्री आते हैं, पहले भी बताए हैं, और उस 6 कंट्री में ये बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जो नियम, सामाजिक नियम बताए थे, कर्मकांड बताए थे, वो इन लोगों ने नहीं माना और ना असमान वर्गों में विभाजित थे, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता था इनके में। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा, इन्हीं समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा। जब आप 9th में पहुंचेंगे और 11th में जाए, 9th में पहुंचेंगे, मतलब 9th का की हिस्ट्री पढ़ेंगे और 11th 12th की पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे कि जनजातियों जो है वो अगर जो देखा जाए तो इस उपमहाद्वीप के पहले नागरिक कहे जाते हैं एनसीईआरटी के मुताबिक। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे, ये सब याद रखना है। ये कुछ हर चीजें नोट्स में नहीं लिखनी है, जब हम पढ़ लेते हैं तो हर चीज नहीं लिखनी है, वरना नोट्स भी बहुत बड़ा हो जाएगा। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, ये बात सबको पता है। जनजातियां ज्यादातर जंगलों में रहती थी और जंगलों के आसपास रहती थी, तो उनका खेती ही काम करना था। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक मतलब चीजों को जो एकत्रित करते हैं, और पशुपालक थे। कुछ लोग जो है पशुपालक थे। वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। अभी जैसा मैंने बताया कि ये जो है
अपने निवास स्थान के आसपास रहते थे। ये यूं समझे जंगलों के आसपास ही इनका रहने का ठिकाना रहता था। कुछ जनजातियां खनाबदोश थी, यहाँ पढ़ेंगे, कुछ जनजातियां खनाबदोश थी। खनाबदोश का मतलब होता है गतिशील। अगर जो इसका अर्थ बताएं खनाबदोश, तो गतिशील यानी एक जगह न रुकना, एक जगह रहना फिर दूसरी जगह जाना, यानी एक जगह खेती किया और जो भी वहां का था वो खाया पिया। एक शब्दों में कहे तो दोहन किया। वैसे दोहन शब्द इनके लिए यूज करना सही नहीं है, क्योंकि यानी ये जो वहां की प्राकृतिक चीजें जो भी कम हो गई तो फिर दूसरी जगह चले जाते थे। ये था खनाबदोश यानी गतिशील। और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खनाबदोश का अर्थ हो गया गतिशील। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के नियमों के आधार पर परिवारों के बीच उनका बंटवारा करते थे। खुद का नियम रहता था। ये लाइन जो है आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। आगे है, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। इस उपमहाद्वीप की यानी ये जो आज का 6 देश है उपमहाद्वीप में, उसमें जो है ये जनजातियां जो है फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करते थे। अच्छा, ये ज्यादातर जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और दूसरी जहां बहुत मुश्किल होता था रहना, वहां ये रहते थे। इसलिए भी लोग जनजाति आदि मानव और ये सब शब्द कहते थे। आदि मानव तो कहना इस समय लीगल नहीं है, मना ही कहा गया है। क्या बोलते हैं, जनजाति का क्या एक होता है, एक शब्द और यूज होता है, इसमें याद नहीं आ रहा है। ओके, तो वो मना ही है। जनजाति आप कह सकते हैं, वनवासी कह सकते हैं, ये सारे शब्द यूज होते हैं। कभी कभी जातीय विभाजन, कभी कभी जो है जाति विभाजन, यहां रख दे, कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था। यानी ये जो जाति विभाजन 4 वर्ण थे, इनके साथ टकराव भी होता था, लेकिन सब कुछ सुलह भी हो जाता था। कैसे? कई मानवीय जातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बनाए रखा। इनकी एक अलग संस्कृति है, प्रकृति की पूजा करते हैं और आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है। उनको चाहिए जो उनके पास नहीं है वो आपसे लेंगे, आपके पास जो नहीं है आप उनसे लेंगे, ठीक, इसलिए एक दूसरे पर निर्भर थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। ये जो टकराव निर्भरता था, निर्भरता की वजह से दोनों समाज धीरे धीरे बदलने लगे। ये टकराव से कोई फायदा नहीं है, जरूरत पड़ती है इनकी। ओके, अब अगला है जनजातीय लोग कौन थे। अब ये समझते हैं कि जनजातीय कौन थे। अभी तो मैंने बताया है कि कौन होते हैं, जो पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलों और दुर्गम जगहों पर रहते हैं। लेकिन अब और समझते हैं कि कौन होते हैं। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। यानी उस समय के जो समकालीन यानी उस समय के इतिहासकार और मुसाफिर यानी जो यात्रा करते हैं। नेक्स्ट सेकंड। कुछ अपवादों को छोड़ दे, यानी कुछ लोगों को छोड़ दे, तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। इनका लिखित दस्तावेज ही नहीं रहता था, फिर इतिहासकारों को कैसे मालूम हो। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का वो संरक्षण करते थे, उस चीज को बनाए रखते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे। ये जो मौखिक परंपरा होते हैं, जो ये बता देते हैं मौखिक रूप पर, ये मेरे यहाँ होता था, ऐसा होता है, ये वो, उसी आधार पर आज के इतिहासकार ने इनका इतिहास लिखा है। आगे है, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजात का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। देखो,
हर कैटेगरी में, हर वर्ग में कुछ शक्तिशाली, कुछ यानी अमीर जिसको कह दो, शक्तिशाली अमीर, कुछ गरीब रहते हैं। सारे जो है कुछ ना कुछ रहता है, सब एक जैसे नहीं रहते। सामाजिक असमानता हर वर्ग में रहती है, चाहे जनजातीय हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे जिनको ओबीसी बोलता है, जिनको जनरल बोला जा रहा है, जिनको एससी बोला जा रहा है, जिनको एसटी में आते हैं, सब में सब एक जैसे नहीं होते हैं। ओके, अब अगला है, आगे है कि जनजातीय लोग सब जगह रहते थे। कुछ और आगे पंजाब में खोखर जनजाति, ये ऐसे जानिएगा, खोखर जनजाति कहाँ पाई जाती थी सबसे ज्यादा? पंजाब में, ऐसे बोलेंगे। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली। वैसे जनजाति पर जो पुरानी फिल्में बनी हैं उसमें आपने देखा होगा कि कितने शक्तिशाली रूप में दिखाया जाता था। और आगे पढ़ेंगे कि जनजाति लोग भी जो है वो कहीं से, उनका रहन सहन का तरीका वैसे था जो अपनी संस्कृति और मानते थे उसको, लेकिन वो कहीं से शक्तिहीन नहीं थे। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, बाद में दूसरे लोग आ गए, गख्खर जनजाति। इनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। देखो, मनसबदारी इनको मिल गई थी। मनसबदार क्या होता है? पहले पढ़ा था, जो कर वसूलने के लिए जिनको दिया जाता है जिम्मेदारी। मुल्तान, और जब ऐसे पूछा जाएगा कि अकबर ने किस जनजाति व्यक्ति को मनसबदार बनाया, तो ये होगा कमाल खान गख्खर। ओके, कमाल खान गख्खर। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरहून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में फैल गया था। ओके, इनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह मनसबदार ने बनाया था। मुल्तान और इसके बाद आगे है उत्तर पश्चिम में एक और विशाल, उत्तर पश्चिम की बात होती है तो ऐसे समझेंगे, ये हुआ, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, यानी यहाँ की बात हो रही है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र ये बना हुआ है। ये क्षेत्र बताए गए हैं जनजातियों के जो प्रमुख थे। एक शक्तिशाली जनजाति थी, कौन? उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, कौन? बलोच, जो आज भी है। आज कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। अंडरलाइन कर लीजिए। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। मुखिया होते थे, कई छोटे छोटे कुलों में बटे रहते थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति थी। जो पश्चिम हिमालय है, जैसे मान लिया ये हमारा भारत है, ऐसे समझते हैं, तो हिमालय कुछ यहाँ है, तो इसके पश्चिम इधर यहाँ की बात हो रही है कि यहाँ पे गड्डी गडरियों की जनजाति थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। जो आज बिहार है वहां पे जो है नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था, यानी उनका मतलब राज था। मौजूदा बिहार, हाँ ये हो गया। 12वीं सदी चेर सरदारी, याद रखिएगा कौन था ये? एक सेकंड।
बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1991 में 4 लोगों को हमला किया। ये बंद कर दे, एक सेकंड। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में 4 जनजाति पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वो पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने 4 लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इन जनजाति को अपने अधीन बना लिया। जो औरंगजेब था उसने अपने अधीन बना लिया, लेकिन अकबर ने अपने अधीन नहीं बनाया था। अच्छा, जब मुगल का पढ़ रहे थे तो अकबर के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अकबर की जो राजनीतिक नीति होती थी, वो क्या करता था, किसी को परास्त करता था तो उसको बेइज्जती नहीं करता था, उसको बाद में छोड़ देता था, ताकि वो एकदम से कहते नहीं घायल शेर और ज्यादा खूंखार हो जाता है, भयानक हो जाता है। तो इसीलिए उसकी राजनीति काफी लंबी चली थी और औरंगजेब की उतनी नहीं चल पाई। तो औरंगजेब ने क्या किया, जब परास्त किया, किलों पर कब्जा कर लिया, तो अपने अधीन बना लिया था, उसको दिया नहीं, उन 4 जनजाति को दिया नहीं। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल आज भी हैं। मुंडा और संताल, और काफी पढ़ लिख रहे हैं हम। संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये लोग उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। बिहार और झारखंड की बात हो रही है कि वहां थे, और उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ऐसे याद कर सकते हैं। ये सब आसपास के इलाके हैं, सब ये चारों राज्य एक दूसरे से जुड़े हैं, आज के मुताबिक बताया जा रहा है। ये सब बिहार से ही तो बाद में झारखंड अलग हुआ, उड़ीसा, बंगाल, ये सब भाषा के आधार पर राज्य बने थे। अच्छा, कुल के बारे में समझ लेते हैं। कुल क्या है? परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। ये कुल में ज्यादा विश्वास करते थे। अगला टॉपिक है, ये तस्वीर भी देखिएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली, बेराद, ओके। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और कुछ और दक्षिण में कोरांगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। जो भील जनजाति थी, इसको समझते हैं कैसे, जैसे ये मान लिया भारत का मैप है, दिशा बता ही दिया है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इन्होंने क्या बताया है कि कुछ और दक्षिण में रहते थे, जो कि नीचे है, और उन जातियों का नाम बताया गया, कोरांगा, वेतर, मारवाड़। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में, यानी यहाँ पे भील लोग यहाँ पे रहते थे इस भारत में, और मध्य भारत यानी बीच में, यहाँ पे ये लोग रहते थे, फैले हुए थे। 16वीं सदी, इसको रफ कर दे, चलो हो जाएगा। 16वीं सदी तक आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके। 16वीं सदी तक कई एक जगह रहकर खेतिहर बन गए और जमींदार बन गए। जब एक जगह रहेंगे तो चूंकि जंगलों को काट के ये लोग खेती के रूप में उसको बना ही लेते थे,
तो फिर वहां एक जगह जब खेती अपनी खुद की हो जाएगी, करेंगे तो फिर एक जगह बसेंगे ही। और ये जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक थे, लेकिन इनके कई ऐसे कुल थे यानी नातेदार जो शिकारी संग्राहक यानी शिकार करते थे और एकत्रित करते थे चीजों को। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति जो है वो बड़ी तादाद में फैली हुई थी। अच्छा, आप आगे पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति की संख्या ज्यादा है, तो उसमें गोंड का नाम आएगा। और गोंड अहोम जनजाति के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये तस्वीर देखते हैं, लिखा है रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। रात में भील जनजाति जो है कैसे शिकार कर रही है, ये देखिए। अब आगे खनाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। जो खनाबदोश और खनाबदोश मतलब गतिशील लोग, एक जगह ना रहकर आज एक यहाँ रहे तो कल दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे वो खनाबदोश कहलाते थे। और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। इन दोनों में गतिशील और घुमंतू दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन कैसे अलग है अभी समझते हैं। खनाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। जो खनाबदोश थे यानी गतिशील, वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे, एक्सचेंज करते थे। यानी अपनी कुछ चीजें देते थे और उनसे अनाज और कपड़े लेते थे, ये काम करते थे। पहले पैसे तो उतना चलते नहीं थे, एक्सचेंज होता था। विनिमय मतलब एक चीज तुम दो, उसके एवज में दूसरी चीज हमसे लो। कुछ खनाबदोश अपने, नीचे आते हैं, ये जरा यहाँ देख लेते हैं पहले ये चित्र 3। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंट पर लादा जा रहा है। मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंट पर लादा जा रहा है। देखिए, मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। अच्छा, पहले जो आज गाड़ियां हैं जिससे बहुत जल्दी आसानी से सब हो जाता है, इतना तो आसान था नहीं। और बैल हाँकना और जो चीजें चलते हैं अपने, जिससे काफी चीजें लाते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, बैलगाड़ी, तो उस समय वही चलता था। तो चीजों को पहुंचाने का काम यही बंजारे जनजाति करते थे। आगे आप इस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। आगे है, जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग, बंजारों की बात आ गई, ये जनजात मैंने इसको देखा भी है रियल में, गांव में। हमें याद है कि ये लोग जहाँ बसते, जब हमारे यहाँ गांव में एक खरिहान रहता था, हमारा गांव भी है, हमारे 3-4 जगह घर है, तो एक गांव भी है। तो गांव में बंजारे लोग जब खरिहान, जहाँ पे बहुत बड़ी जमीन होती है और खेती से सामान आके, अनाज आके वहीं पे उसको दाना निकाला जाता है, उसको खरिहान बोलते हैं। वहां पे ये लोग आते थे और बस जाते थे। तो हमें याद है कि हमारे यहाँ लोग रोकते नहीं थे, कहते थे रहने दो। तो जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोग कहते थे ये लोग बस जाएंगे तो यहीं रहेंगे, लेकिन वो लोग कहें कि ये बंजारा है, बंजारा जनजात है, ये लोग कहीं एक जगह बसते नहीं, रहेंगे यहाँ पे, काम वाम करेंगे, कमाएंगे धमाएंगे, फिर पूरा परिवार सहित लेकर चल देते हैं। और वही हुआ, मैंने देखा। तो इसलिए हम जो जनजाति हैं उसके बारे में काफी मतलब सब लोग पास से देखे, विशेषकर बंजारा जनजाति का। और ताड़, जो पेड़ होता नहीं खजूर का, ताड़ निकालना, उसको बेचना, ये सब काम करते थे वो लोग। और जो बहुत रिस्की काम होता था वो भी वो बड़े आसानी से कर लेते थे। ओके, आगे, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खनाबदोश थे। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी और खनाबदोश थे, गतिशील रहते थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। वाकई में निकलते थे फुल लंबे, लेकिन जितना लिखा है इसमें उतना लंबा भी नहीं रहता था, क्योंकि अभी देखिएगा कितना बहुत ज्यादा लिखा है, तो होगा कहीं पे इतनी। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बंजारों तक
अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। नगर तक जो अनाज की ढुलाई करना काम होता था वो अलाउद्दीन खिलजी जो बादशाह था वो इन्हीं के जरिए कराता था। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है, संस्मरण मतलब संस्मरण क्या होता है, एक जीवनी टाइप का, कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों से बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। जब सैन्य अभियान यानी युद्ध छिड़ता था तो सेना के लिए जब अनाज की जरूरत होती थी तो यही जो बंजारा हैं ये वहां पे अनाज पहुंचाते थे, क्योंकि बैल इनके पास ज्यादा थी और ढुलाई करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। विशाल सेना है तो 1 लाख बैलों की लगा दी गई फौज, और यही बंजारे लोग लेकर जा रहे हैं। अब आगे इधर समझ लेते हैं। एनसीईआरटी का कुछ भी छोड़ने वाला नहीं होता है। अब यहाँ समझते हैं खनादोष और भ्रमणशील समूह यानी घुमंतु लोग की बात हो रही। एक सेकंड, कहाँ गया ये? खनादोष घुमंतु लोग होते हैं, जो गतिशील शब्द यूज किया है, घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं, पशु बहुत रखते हैं, जो अपनी रेवड़ और पशुवृत्त के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक, अन्य तमाशबीन, भ्रमणशील, तमाशबीन ये जो आपने देखा होगा सर्कस दिखाते हैं कहीं भी अपना डेरा लगा के, और उसमें बच्चे भी रखे जाते हैं। जहाँ पहली बार जहाँ लगाते हैं लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। सीढ़ी 2 डंडों पर चल के दिखाना या रस्सी पर चल के दिखाना, वो सब तमाशबीन कहा गया। तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खनादोष और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अक्सर उस जगह ये लोग लौट के आते हैं जहां पिछले साल दौरा किया। अच्छा, अभी जो अपने गांव के बारे में मैंने बताया, बंजारा जनजाति के बारे में, वो गर्मियों के समय आते हैं वहां पे, और हर साल गर्मियों के समय आते हैं। गर्मी के समय आए, 1-2 महीना रहे, चले जाते हैं, फिर उसी यानी कहीं और रहते होंगे, सबका अलग अलग जगह बनाए होंगे। ओके, अगला टॉपिक है बंजारे। बंजारे में हम लोग पढ़ते हैं, बंजारा जो अभी बताया भी है मैंने, फिर भी इन्हीं के एनसीईआरटी के शब्दों में पढ़ के बताते हैं। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों को वर्णन किया है। 17वीं शताब्दी यानी 1600 समथिंग के आसपास ये पीटर मुंडी आए थे। उन्होंने बंजारों को वर्णन अपनी किताब में किया। कैसे? सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, यानी जो भी सौदागर मतलब जो सौदा करता है, जो व्यापारी होता है, जो कहता है ये चीज पहुंचा दो, तो सब कुछ वही देते हैं। लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं, वही सौदा करते हैं। अनाज, अच्छा ये जो बंजारे होते हैं मामूली नहीं होते हैं, इनको मतलब निर्धन नहीं समझना चाहिए। उनका तरीका वही है, रहते वैसे हैं, लेकिन वो निर्धन नहीं, कमजोर नहीं है। हाँ ये है कि हाँ उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो शिक्षित नहीं रहते हैं, विशेषकर स्त्रियां, वो तो बिल्कुल अंगूठा टेक होती है। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा है। वहां से वे फिर ऐसी चीजें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग आते हैं। 6 से 700 तक लोग आते हैं। अच्छा, मैंने जो देखा इतने लोग नहीं, लेकिन हाँ 200-250 तक देखा है, 300-400 भी हो सकता है। इतना देखा है कि इतने ज्यादा लोग एक साथ चलते हैं।
वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते हैं, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए छोड़ देते हैं। और गाय बैल भी ऐसे, मतलब अगर वो कुछ लगाए भी ना, ऐसे सब सधी होते हैं कि वो कभी भागती भी नहीं कि खो जाए, भाग जाए। चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये भारत के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ कोई रोकता नहीं है, जमीन खूब ज्यादा है, हरियाली खूब ज्यादा है, तो यहाँ कोई नहीं रोकता है। तभी तो यहाँ आगे आके बाद में टैक्स लगा दिए थे इस पर अंग्रेज लोग। इनको लगा फ्री में चराया जाए, फ्री का है तो चलो टैक्स दो। आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भी बहुत ज्यादा सताया, हर वर्ग को सताया, विशेषकर जनजातीय एससी में जो आते हैं, एसटी यानी जनजातीय, और इन लोगों को काफी, क्योंकि ये लोग प्रकृति पर ही निर्भर ज्यादा थे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों के पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। फेरी वाला मतलब जो चीजें बेचता है, कोई भी चीज, जैसे अपना कोई लकड़ी या ले लो, कोई भी हाथ का हुनर है वो बेच रहे हैं। ये लोग रस्सी, बताया जा रहा है क्या बेचते हैं, ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नृत्यकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, आज भी करते हैं। इसमें जो चित्र है, चित्र ये, उसमें बताया कांस मगरमच्छ कुटिया कोड जनजाति उड़ीसा, ये वहां की पाई गई है। कोंड जनजाति जो उड़ीसा में पाई जाती है, वहां पे ये पाई गई है। ओके, आगे बदलते हैं। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। इसमें हम लोग 2 जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले ये समझते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। जो वर्ण 4 वर्ण बनाएंगे उसके अंदर भी छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। जैसे आपने देखा होगा, ब्राह्मण है तो उनके अंदर भी कई जातियां हैं, क्षत्रिय हैं उनके अंदर भी हैं, अच्छा, और वैश्य है उनके अंदर भी हैं कई। अगर जो आज के हिसाब से बोला जाए, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, तो इन तीनों में देखा जाए तो ओबीसी में कई जातियां हैं, बहुत जातियां हैं। एससी में भी बहुत हैं, एसटी में अलग अलग जनजाति हैं, नाम अलग अलग हैं। तो ऐसे जो बताया जा रहा है कि वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी थी बदलते समाज में। उदाहरण भी दिया गया। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई, दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। कई जनजाति जो हैं और वो लोग भी इसमें शामिल हो गए कि ठीक है, हमको भी इसमें शामिल करिए, किसी भी वर्ण में शामिल करिए, और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अभी मैंने बताया था पहले वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था ही जो पुराणों का लोग हवाला दे देते हैं, उसमें पहली बात पुराण है या कुछ भी है वो इंसानों ने ही लिखा है, तो उसमें वर्ण की ही बात है, जात की बात नहीं है। बाद में यही वर्ण में जाति आ गई और जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। देखिए एसएसटी क्या क्या बता देती है। एसएसटी जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आप देखिएगा बहुत कुछ जान जाएंगे, और राजनीति भी करना अच्छे से आ जाएगा, और राजनीति नेताओं की बात भी समझ में आ जाएगी। तो ये जो जातियां अलग से बता देते हैं। ये जो जातियां वर्ण में जातियां आई गई थी, उसका मैंने पहले बताया था, उसके कारण 2 थे। एक अंग्रेज, दूसरा था अंग्रेज राजा यानी राजतंत्र, अंग्रेज समाज, ये 3 लोग कारण थे। और आज जो है राजनेता,
राजा का काम राजनेता कर रहे हैं, वो भी कई जातियों में। कई जातियां, नई नई जातियां जो आप जानेंगे ही नहीं, ये कौन सी जात है, नई नई जात का उद्भव हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, जो भी शब्द सही लगे। जात पर विचार विमर्श करते हैं। वर्तमान तमिलनाडु के चिरापल्ली तालुक में स्थित उरैया कोडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में, अभिलेख मतलब जो पत्थरों पर या किसी कठोर धातु पर उत्कीर्ण कराया गया है, ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। इनको ब्राह्मणों की एक सभा का विचार, यानी विचार विमर्श मतलब वाद विवाद दोनों में होता मिलता है। क्या है वो? वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले लोग, वे रथ जो रथ बनाते थे, वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जात के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, एक सेकंड अंडरलाइन कर दे, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। वे रथकार, इसमें बताया गया, वे रथकारों की सामाजिक स्थिति के हिसाब से उसे वो वर्ण दे रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किस रोल में शामिल हुए होंगे रथकार? कमेंट में जरूर बताइएगा। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। जो जनजात में पहले आते थे वो खुद को राजपूत घोषित कर दिए, क्योंकि राजपूत का क्या मतलब होता है? राजा का पुत्र, यानी कोई राजा रहा हो उनके यहाँ। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों में ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। जनजातीय लोगों ने इस उदय का अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। ब्राह्मणों के समर्थन से ये लोग इस जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था फिर जाति व्यवस्था आई, उसमें ये लोग हिस्सा बन गए कि हमको भी इन चारों में शामिल कर लीजिए। लेकिन केवल प्रमुख ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। कुछ ही जनजातीय परिवार शामिल हो पाए शासक में, सब लोग को नहीं मिला। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। जो उनकी बहुसंख्यक आबादी थी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की बहु प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम बताए थे, ये इलाका के सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियां जो बहुत प्रभावशाली थी, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। ये लोग जो जाति व्यवस्था थी उससे नकारते रहे और सामाजिक व्यवस्था जो गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था थी सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, उसे नकारते रहे। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी में लिखा है। अगर जो इसमें और बातें बताएं तो और जो इस्लाम धर्म है उसमें भी जातियां हैं, और कई जातियां ओबीसी कैटेगरी में आती भी हैं। तो जिसमें नहीं थी वो भी बाद में उनके अंदर भी जातियां आ गई अलग अलग। अंसारी है और खान है, पठान है, ये सब और भी कई हैं, ये सब आते हैं उनके अंदर भी। ये ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म में ही जाति व्यवस्था है, जाति है, इस्लाम में भी है आज की तारीख में। राज्यों की उत्पत्ति
अब राज्यों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये एक जनजाति की फोटो है। लोग गले में देखो क्या पहने, ये इनका कल्चर का हिस्सा है। आगे क्या है, राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे लिखित है। हमारे इतिहास के 2 उदाहरण बताए गए हैं, गोंड और आहूम का। किस लिए? राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। इनसे जो है सामाजिक बदलाव में जो हुआ था, सामाजिक बदलाव जनजातियों में, उससे राज्यों की उत्पत्ति का संबंध है। गोंड महिला लिखा हुआ है। अब गोंडों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ लेते हैं स्थानांतरीय कृषि। अभी ये इसको पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते, वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल कर कृषि करते थे। एक जगह वो कृषि नहीं करते थे, कृषि करते थे, फिर उसके बाद उसकी कटाई करने के बाद वहां पे छोड़ देते थे। वहीं पे सब जो भी नीचे का हिस्सा बचा पौध होगा और फिर बाद में फिर करते थे। स्थानांतरित कृषि कैसे होती थी इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। ऐसे होता था। ओके, और आगे पढ़ते हैं। विशाल गोंड जनजाति में विशाल गोंड जनजाति की कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। देखो कई अलग अलग कुल में बट गई। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। आपसे में कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। 70,000 गांव। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गांवों को मिला कर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं में से अनुदान में भूमि प्राप्त की और गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। ये लोग जो गोंड जनजात थे वो राजपूत के रूप में मान्यता चाहते थे। जो उस समय पुरोहित ब्राह्मण थे वो एक कर्मकांड के द्वारा देते थे। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राहम शाह की उपाधि धारण की। संग्राहम शाह की उपाधि अमनदास ने प्राप्त की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अब जो है राजपूत खानदान से जो है विवाह होने लगा। आगे बढ़ेंगे।
दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। पहले जो होता था, स्त्रियां राजा नहीं बन सकती थी, मतलब सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, तो इनका पुत्र था तो उसके नाम पर अपना राजकाज चला रही थी। ये चित्र देखिएगा सब क्या बने हैं। और राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, लेकिन उसकी हार हुई और उसने समर्पण, ये देखिए, उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। किसने? दुर्गावती। पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो छोटा पुत्र भी लड़ता हुआ मारा गया। अच्छा, ये पढ़ते हैं। एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, वहां पाया गया है। नक्काशीदार दरवाजा है, उसी का हिस्सा पाया गया। असम में लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को हराया। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इधर पढ़ें। जो रानी दुर्गावती ने थी, वो हार जाने पर उसमें न जाके उनकी कैद में न जाके मर जाना बेहतर समझा था। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। गढ़कटंगा एक समृद्ध था। गढ़कटंगा के राजा कौन थे, क्या दुर्गावती किससे संबंधित थी, ऐसे बनता है क्वेश्चन। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जो गढ़कटंगा इलाका था, हाथियों को पकड़ के दूसरे राज्य में उनको बेचता था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में कर लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया, यानी ये उनसे मिले रहे होंगे। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब आगे पढ़ लेते हैं असम के बारे में। लाचित बरफुकन अहोम सेना के, अहोम के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अहोम जनजाति असम से संबंधित है। लाचित बरफुकन अहोम सेना के सेनापति थे। 1671 में सराय घाट के युद्ध में लाचित बरफुकन ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। मुगल सेना में 18,000 घुड़सवार, 30,000 सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूक सैनिक, 1,000 तोप थे, जिसका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह द्वारा किया गया था। लाचित के सैन्य कौशल से मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई। जो असम का अहोम जनजाति का लाचित बरफुकन था, उसकी सैन्य कौशल से जो है विस्तार में मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई। नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में सराय घाट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाँ, जब ये इस तरह क्वेश्चन है, सराय घाट का युद्ध किन दो लोगों से संबंधित है, तो मुगल और अहोम जनजाति के लाचित बरफुकन से, या असम के अहोम जनजाति से। अब लास्ट है टॉपिक जनजाति अहोम के बारे में। अब अहोम के बारे में पढ़ेंगे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे।
उन्होंने भूइयां यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों यानी 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले अग्नेयस्त्रों का यानी तोप का इस्तेमाल किया। यानी एक सेकंड ये अंडरलाइन कर लीजिए। 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले अग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल यानी तोप का किया। 1660 तक आते आते ये उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अहोम जनजातियां ये सब तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। आगे है, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में से कई आक्रमणों को सामना करना पड़ा। जैसे ये है इस इलाके से दक्षिण पश्चिम, भारत के इस इलाके से इस साइड में कौन आता है? महाराष्ट्र है, और इस इलाके में महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब आते हैं। इस साइड में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात नहीं आता है, गुजरात तो इधर साइड में है, और कर्नाटक, ये सारे इलाके जो आते हैं, आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। 1662 में मीर जुमला मुगल सेना के थे, अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रहा। उसकी क्या वजह थी वो आप आगे देखिएगा। अहोम राज्य बेकार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम के बारे में बताया जा रहा है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, यानी कोई काम नहीं था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी जबरन उनसे काम कराया जा रहा था राज्यों के द्वारा, और जिनसे जबरन काम कराया जाता था उन लोगों को पाइक बोलते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। जहां ज्यादा लोग रह रहे थे वहां से कुछ लोगों को कम वाले इलाके में डाल दिया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। अहोम जनजाति का कुल ही टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी 17वीं शताब्दी के करीब आते आते जो है पूरा प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। वयस्क पुत्र मतलब एडल्ट, उस समय जो एडल्ट की उम्र रखी गई हो, जैसे में 18 है। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अब जब युद्ध नहीं है तब तक बांध, सिंचाई और ये सब काम करते थे, और युद्ध की ट्रेनिंग लिए ही है। जब युद्ध होता था तो युद्ध के लिए बढ़ लेते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। चावल की खेती का नए नए तरीके लाए। अच्छा, यहाँ पढ़ लेते हैं, ये आभूषण के बारे में है। कान के आभूषण कंबोई नागा जनजात मणिपुर का है। कान के आभूषण है, आपने भी टीवी में देखा होगा, ऐसे पहनते हैं आज भी। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। इनके कुल को खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी। दस्तकार जो हाथों से काम करते हैं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे।
एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे, यानी एक कुल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। समुदाय की सहमति क्या था कि किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। ग्राम समुदाय, जो गांव का समुदाय होता था, उसके द्वारा जमीन दी जाती थी, लेकिन समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक भी वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह ये 1714 से 1744 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। अहोम जगह की बात हो रही है, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। जो इनकी आस्था थी वो नहीं छोड़े। अहोम जो जनजातियां हैं वो इस समय मणिपुर के आसपास रहती हैं। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया था। असम मणिपुर के आसपास की बात हो रही है। निष्कर्ष समझ लेते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण, जो अब तक पढ़ा उसका निष्कर्ष है, वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। आगे है मेल बैठाए। जैसा कि अपने हर वीडियो में कुछ होमवर्क आप लोग को दे देते हैं, इसका नंबरिंग कर देते हैं और आप कमेंट में उसको करिएगा। बस ऐसे लिखिएगा, जैसे मैंने नंबर 1 लिखा तो नंबर 1 का कौन सा सही रहेगा वो लिखिएगा। गढ़, टांडा का 2, श्रमिक का 3, कुल का 4, शिव सिंह का 5, दुर्गावती का 6। ये हो गया। कौन किससे संबंधित है ये सब बातें हैं। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और हमारा ये लेसन कैसा आपको लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा, आप नोट्स बना ले तो बहुत अच्छा, वरना नोट्स का एक और है तरीका कि आप जो है जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है व्हाट्सएप पर उस पर आप ले सकते हैं। और उसकी जो है प्राइस है वो 499 SST की है। SST का 6 to 8 का मिलेगा और इसमें बहुत ही संक्षिप्त नहीं है। आप अगर जो बुक नहीं पढ़े NCERT की, लेकिन वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि उसमें पूरा बुक पढ़ा जाता है, आप देखते हैं तो आपको भी समझ में आएगा और आप अच्छे से अच्छा कर सकेंगे। और आपका CTET या ये जो DSSP है, ये SST का पोर्शन 90 से 95% तक हो जाएगा। और हम आगे जो और सब्जेक्ट हैं
उसको भी लाएंगे, ताकि जो हिंदी है और इंग्लिश है वो भी अच्छा हो जाए। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप विश्वास बनाए रखिएगा। आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप सीटेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और ना संशय करने की। ओके, सो बाय बाय।